हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कुछ नई चीज़ों को। मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन पियाजे। ठीक है, तो इसमें से इस जीन पियाजे के सिद्धांत में से एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं इनको, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सपोर्ट करिए हमें। ओके, तो देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो जीन पियाजे कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये स्विट्जरलैंड के थे और 1886 में इनका जन्म हुआ था। एक मिनट लिख देती हूँ, स्विट्जरलैंड, और 1886 में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक पुस्तक दी थी, पुस्तक का नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कि उन्होंने 1923 में प्रतिपादित की थी। 1923 में। ठीक है, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को अलग अलग नामों से बताया, जिसमें कि संज्ञानात्मक विकास को विकासात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताई थी, उससे पहले उन्होंने सिद्धांत दिए थे कुछ। तो संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन, इसे संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन कहते हैं। अपने बच्चों पर प्रयोग किया उन्होंने। इनके 3 बच्चे थे, उन्होंने उन बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास का जो नियम था उन पर लागू करके प्रयोग किया था। इन्होंने अवस्था का सिद्धांत बताया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया। ठीक है, तो इन्होंने जो इस सिद्धांत की जो विशेषताएं थीं, इनको विभिन्न नामों से बताया और उसके बारे में 4 अवस्थाएं बताई थीं। ठीक है, तो उनकी अवस्थाएं देख लेते हैं। संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से या जन्म से बोल सकते हैं 2 वर्ष तक की होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, आप इनको नोट भी करते चलना। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है, और औपचारिक अवस्था 11 से 13 वर्ष, 11 से 14 भी लगा लो, ऊपर तक कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको मूर्त कहते हैं तीसरी अवस्था को, और इसको अमूर्त कहते हैं। अगर अमूर्त आ जाए तो आप कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, इसको औपचारिक अवस्था कहते हैं या अमूर्त अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट आता है, इसकी पहली अवस्था को देखते हैं अब, संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। जैसे कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा। ठीक है, तो वो कैसी क्रियाएं करता है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि इंद्रियों से कैसी क्रियाएं करता है। तो वो गामक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, चूसना इत्यादि। देखिए, इसकी सेकंड अवस्था देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। ठीक है, वो अपने आसपास के माहौल में जाता है, खेलता है, देखता है। जन्म से 2 वर्ष तक तो वो बहुत छोटा होता है, तो तब तक तो उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन वो गामक क्रियाएं जरूर करता है। नेक्स्ट उसकी जो अवस्था आती है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, जैसे छिपना। ठीक है, खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है, तथा भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इसी अवस्था में भाषा का विकास जो होता है, वो बोलना अच्छे से सीख जाता है।
ठीक है, इसको खिलौनों की आयु भी कहते हैं और वो विभिन्न प्रकार के खेल खेलता है इस आयु में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में, जो कि कितनी बताई थी अभी मैंने, 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में वह सीख लेता है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। ठीक है, जैसे कि 1 किलो रुई रख दी, 1 किलो लोहा रख दिया। 1 किलो रुई है, लेकिन रुई आकार में बड़ी लगेगी, लोहा छोटा लगेगा। ठीक है, तो वो उस चीज़ को, ज़्यादा को या अनुपात को, उसके अनुपात को बता सकता है। भार को भी बता देगा और क्रम को भी। ठीक है, क्रम से देखेगा 1 2 3 ऐसे करके वो क्रम से किसी चीज़ को क्रम में लगा के भी बता देगा। ठीक है, गणित की क्रियाओं को करने लगता है। जैसे आरोही अवरोही का ज्ञान होता है उसे, आरोही अवरोही, घटते हुए क्रम को, बढ़ते हुए क्रम, इन सब के बारे में पता होता है उसको। और गणित की क्रियाओं को करने लगता है। जैसे उसने काउंटिंग सीख ली, काउंटिंग के बाद वो ऐड, सब्सट्रैक्शन, ये सब करने लग जाता है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में 11 आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आती है चौथी अवस्था, औपचारिक अवस्था। ठीक है, 11 से 14 वर्ष की जो एज है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, स्मरण करने लगता है, मनन करने लगता है। ठीक है, कार्य को कारण समझता है, कार्य में अंतर करने लगता है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगेगा, सोचने लगेगा, काल्पनिक दुनिया में घूमने लगेगा, अपने मन में विभिन्न प्रकार के जो विचार हैं उसके, वो आने लगेंगे। ठीक है, वो अमूर्त चिंतन करने लगेगा। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अन्य तथ्य। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। एक तो इसकी जो अवस्था हैं अभी जो मैंने बताई हैं, ये वाली अवस्थाएं, ये बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। ये आप लिख लेना कहीं, इनको नोट कर लेना। ठीक है, ये आपकी एज भी पूछ सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सबसे ज़्यादा तो ये आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या दे रखा है। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें बताई हैं उन सबको ध्यान से देख लेना है आपको। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जामिनर पूछ ही लेता है कि इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा क्या करने लगता है। तो आप बता देंगे अनुपात का अंतर करने लगता है, भार का अंतर करने लगता है, क्रम को समझने लगता है, गणित की क्रियाओं को करने लगता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अन्य तत्व। अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसी के अनुसार खुद को ढालने लगता है। ठीक है, तो इसमें अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं आती हैं, जिसको आत्मसातीकरण या समायोजन कहते हैं। ठीक है, आत्मसातीकरण क्या होता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। जैसे कि आपने देखा होगा घर परिवार में बच्चे होते हैं छोटे, तो जैसे किसी बच्चे को टेडी बियर दे दिया, टेडी बियर छोड़ो, चलो कुत्ता देख लिया किसी बच्चे ने, तो वो कुत्ता काले कलर का होता है। अब उसको समझ में आ गया ये कुत्ता है, इसकी 4 टांगें हैं, ये वाइट कलर का है या जैसा भी है। लेकिन नेक्स्ट बार जब उसको आप ब्लैक कलर का कुत्ता दिखा देंगे, उसकी समझ में आ जाएगा ये है तो कुत्ता ही, लेकिन इसमें कलर का डिफरेंस है।
तो वो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है, तो वो समझ जाता है कि ये कुत्ता है। ठीक है, इसको भी कुत्ता कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, आपने इस इसमें देखा था कि कुत्ता को समझ लेता है, वो वाइट और ब्लैक में अंतर करना सीख जाता है, लेकिन अगली बार उसने एक बिल्ली को देखा तो वो सोचेगा कि ये भी, इसके भी 4 पैर हैं और ये इस कलर की है। तो वो विभिन्न जंतुओं में, जानवरों में, सब में अपना तालमेल बिठा लेगा। उसकी समझ में आ गया कि ये कुत्ता है, ये वाइट कलर का था, ये ऐसा है, ये बिल्ली है वैसे कलर की है। लेकिन जब वो उनकी आवाज़ में फ़र्क समझेगा, ठीक है, कुत्ते की आवाज़ में डिफरेंस होता है और बिल्ली की में डिफरेंस होता है, तो वो उस चीज़ को सीख जाएगा और उसके साथ समायोजन कर लेगा। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे। आपको समझ में आ रहा है, आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बालक आत्म सातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, इसके द्वारा बालक आत्म सातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आत्म सातीकरण और समायोजन, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीख लेता है। उसको पूर्व ज्ञान हो गया, उसके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से भी उसने जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद उसमें परिवर्तन करना भी सीख लिया। उसको साम्य धारण या बैलेंस करना या इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्कीमा। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। जैसे कि आपने किसी बच्चे को बता दिया कि ये कौवा है, ठीक है, कौवा के बारे में बता दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने कबूतर को देख लिया। ठीक है, तो वो उस कबूतर को कौवा ही बोलेगा, क्योंकि उसके माइंड में सेट हुई बैठी है बात। आपने पहले बता दिया है कि ये कौवा है, तो उस कबूतर को वो कौवा ही बोलेगा। तो इसे ही स्कीमा कहते हैं। ठीक है, सेट ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, ज्ञान का संगठन। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और आपको जो ना समझ में आई वो चीज़, उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए, लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।